जिन्ना ने शायद कायदे से नमाज ना पढ़ी हो कभी, लेकिन वो फरासत ईमानी से लैस था। उसको एक बार कांग्रेस ने धोखा दिया सन 1937 में। उसके बाद पूरे मुल्क का ब्राह्मणी दिमाग झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व लोकसभा सांसद इलियास आज़मी साहब मौजूद हैं। आज हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे पिछले एक महीने के अंदर मुसलमानों की, या जो लोग मुस्लिम नेतृत्व का दावा करते हैं या उस दिशा में जो लोग काम करते हैं, उनकी दो बड़ी मीटिंग आरएसएस के नेताओं से हो चुकी है। एक तरफ खुद मुस्लिम नेता जो है आरएसएस के यहाँ पहुँचे, और दूसरी बार ऐसा हुआ कि आरएसएस के चीफ खुद जो है एक मस्जिद और एक मदरसे में अचानक पहुँच गए। आदमी साहब, इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं? एक महीने के अंदर दो बड़ी पेशरफ्त। ये कोई नई बात नहीं है। मेरे होश में दर्जनों बार ऐसा हो चुका है। रज्जू भैया जब आरएसएस के सरबराह थे, तो एक बार वो फूलपुर मेरे कस्बे में आए थे। मैं भी मिला था, मुझको बुलाया लोगों ने। तो मैंने उनसे पूछा कहाँ कहाँ आप गए, तो उन्होंने कहा कि मुरादाबाद, इलाहाबाद और आखिरी आजमगढ़। तो मैंने उनसे सवाल किया था कि तीन ही ज़िले क्यों आपने चॉइस किए। उन्होंने कहा कि मुसलमानों का मूड जानने के लिए तीन सेंटर हम समझते हैं। तो मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि मुसलमानों के बारे में उनकी वाकफियत अच्छी है और गहरी है। तो उस वक्त भी कोशिश हुई थी, लेकिन इन सब से ये समझिए कि आरएसएस बदल गई है। मैं एक बार फिर कहूँगा कि घोड़ा घास से दोस्ती नहीं कर सकता। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? आरएसएस बनी है ब्राह्मणवाद के तसल्लुत के लिए, कदीम ज़माने के मनुस्मृति वाले ब्राह्मणवाद के लिए। उस ब्राह्मणवाद के रास्ते में मुसलमान और डॉक्टर फरीदी का नज़रिया एक बड़ी बाधा है। आरएसएस इस चक्कर में है कि मुसलमान डॉक्टर फरीदी के नज़रिए को छोड़कर सियासी वाबस्तगी अपर कास्ट से करें और बैकवर्ड एससी को, ताकि वो ठिकाने लगा सकें। मेरी उम्र 50 साल, उम्र का 50 साल का से ज़्यादा का हिस्सा इस जद्दोजहद में शायद इंडिया के वाहिद मुसलमान हूँ जिसकी उम्र का ज़्यादा हिस्सा इस जद्दोजहद में बीता है। तो सही बात यह है कि अब 50 साल में ये हुआ है कि डॉक्टर फरीदी का नाम चाहे लोग ना जानते हों, लेकिन उनके नज़रिए का हर बैकवर्ड, हर एससी, हर एसटी और हर मुसलमान, आप रास्ता चलते किसी को पकड़ लीजिए, पूछिए कि हल क्या है, तो कहेगा कि बैकवर्ड एससी और मुसलमानों का इत्तेहाद। वो डॉक्टर फरीदी का नाम भी नहीं जानता होगा, वो पेरियार का नाम भी नहीं जानता होगा, लेकिन वो उस नज़रिए को कबूल कर चुका है। तो अब उस रास्ते को छोड़कर नया रास्ता अपनाने के लिए हमारे पास न कोई डॉक्टर फरीदी है, और हो भी तो 50 साल का वक्त चाहिए। अच्छी लाइन पर समाज की सोच आई है, आरएसएस उस सोच को बदलना चाहती है। जहाँ तक हमारे मुल्ला का ताल्लुक़ है, मुल्ला हमेशा खिलाफत राशिदा के ख़त्म होने के बाद तुरंत बाद बनु उमैया ने उनकी जगह ली। बनु उमैया की बादशाहत के ज़माने से उलमाए सू हुक्मरानों का ग़ुलाम रहा है। अब रसूल ने कहा है कि हमारे उलमा की अक्सरियत मुनाफिक होगी। अक्सरियत 51% पर भी बनती है और 99% पर भी। ये तशरीह नहीं है कि परसेंटेज क्या है। मेरा अंदाज़ है कि 1-2% उलमाए हक़ हैं जो हमारे लिए रसूल की जगह पर हैं आज। बाकी सब के सब उलमाए सू हैं,
लेकिन आदमी साहब, जो ये मीटिंग हुई, उस मीटिंग को आप किस तरह से देखते हैं? आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि संघ नहीं बदला है, ब्राह्मणवाद का तसल्लुफ चाहता है, ये आपका आरोप है। लेकिन सवाल ये कि जिस डॉक्टर फरीदी की आप बात कर रहे हैं, उन्हीं के दामाद नजीब जंग साहब एक जाते हैं और मिलते हैं, और बाद में नजीब जंग साहब ही को ऑथराइज किया जाता है, वो ग्रुप करता है कि आप ही मीडिया से बात कर सकते हैं। देखिए, नजीब जंग से मेरी इधर एक ज़माने से कोई मुलाकात नहीं हुई। डॉक्टर फरीदी के लड़के का जब इंतकाल हुआ था, फरीद मियाँ का, उसके बाद एक बार भेंट हुई थी, मुलाकात नहीं हुई। उनकी बीवी से एक बार मुलाकात हुई थी। नजीब जंग एक रिटायर्ड आईएएस हैं, और जो आईएएस तबका है उसके जो मुसलमान हैं उनमें मैं कोई उनको बुरा नहीं समझता। अब वो क्या है मैं पूरी तरह जानता नहीं उनको। ठीक है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं नजीब जंग का डिफेंड कर रहे हैं मुलाकात पे। मैं जानता नहीं। मीटिंग तो हुई, सामने आया, तो क्या मैं बता दूं आपको कि कोई नेता, कोई एक्स ब्यूरोक्रेट, कोई मशहूर आदमी कितना ही बुरा हो जाएगा, मुल्ला से बेहतर रहेगा। ठीक है, लेकिन अब सवाल वही है कि इस पूरे प्रोसेस के बाद आपको क्या लगता है? एक तबका वो मान रहा है कि इसकी आड़ में ज्ञानवापी का सौदा हो सकता है, एक तबका ये मान रहा है कि जिस तरह से बाबरी मस्जिद से पहले मौलाना अरशद बंदी साहब ने मुलाकात की संघ के नेताओं से, उसके बाद नतीजा ये हुआ कि बाबरी मस्जिद चली गई मुसलमानों के हाथ से। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ज्ञानवापी का सौदा भी, सौदे की तैयारी चल रही हो? 10% इसका मैं चांस मानता हूँ, 90% नहीं। ज्ञानवापी नफरत को जिंदा रखने का एक जरिया है। अभी फिलहाल तो इससे ज़्यादा नहीं है। तो क्या, अच्छा ये बताइए, क्या आपको लगता है कि मुसलमानों को, आप इतने कम से कम 70 साल का पॉलिटिकल आपका एक्टिव कैरियर है, सवाल यह है कि क्या मुसलमानों को संघ के नेताओं से मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि इसमें भी दो मत आते हैं। एक मत आता है कि आरएसएस की बुनियाद ही नफरत पर पड़ी है, वो आरोप लगाते हैं, तो नहीं मिलना चाहिए, और ये अपने, अगर आप मिलेंगे तो रिकॉग्नाइज करके इसको इंटरनेशनली फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरा मत ये आता है कि मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए, डायलॉग करना चाहिए, रसूल ने काम किया है तो हम क्यों नहीं कर सकते? अगर वो बात करने के लिए हमारे घर पर आते हैं तो हमको मिलने में और बात करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये मान के चलना चाहिए, मैं जो मान के चल रहा हूँ वो ये है कि आरएसएस को मुसलमानों से उतनी नफरत नहीं है जितनी जाहिर हो रही है। वो नफरत जाहिर की जा रही है बैकवर्ड और एससी को बेवकूफ़ बना के हिंदू बनाने के लिए। मुझसे आरएसएस के थिंक टैंक के जो 7 ब्राह्मणों का नेहरू ने बनाया था वो अब भी चल रहा है, अब वो आरएसएस के कब्जे में है। उसके एक साहब एमपी थे, मैं भी एमपी था, वो राज्यसभा में थे, मैं लोकसभा में था। उनसे बहुत देर तक मेरी बात हुई तो मैं इस नतीजे पहुंचा हूँ कि वो चाहते हैं कि मुसलमान सियासी तौर पर बैकवर्ड एससी की मदद करने के बजाय अपर कास्ट से मदद करके वो सारे फ़वाद हासिल करें जो हुकूमत से होते हैं। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि मुस्लिम क़यादत की जो बात जो लोग करते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि मुस्लिम क़यादत नाम की कोई चिड़िया मौजूद नहीं है। मुल्ला चाहता है कि हमारी क़यादत हो ताकि हम लूट मार कर सकें, नेता चाहता है ताकि हम अपना कद बढ़ा सकें, हम राज्यसभा ले सकें, ब्यूरोक्रेट ये चाहता है कि हम किसी कमीशन के चेयरमैन या मेंबर बन जाएं। कुछ अच्छे भी हो सकते हैं जो नहीं, लेकिन जो बात आप ये कह रहे हैं कि अगर संघ ये चाहता है तो उसमें बुराई क्या है? क्योंकि मुसलमानों का एक बड़ा तबका ये मानता है कि जो आप भी आरोप लगाते रहे कि दंगों में कहीं ना कहीं यही लोग इस्तेमाल किए जाते हैं मुसलमानों के खिलाफ। तो अगर संघ ये चाहता है कि आप संघ के साथ आकर के अपने अपने राजनीतिक फ़ायदे हासिल करें, जो गांधी जी भी कहते थे, आपका भी ये कहना है, तो क्यों नहीं करने में क्या बुराई है? देखिए, अगर कोई ऐसी क़यादत हो जो फरासत मोमिन से लैस हो, अबुल कलाम आज़ाद आलिम दीन कहे जाते हैं,
फरासत ईमानी से खाली थे। जिन्ना ने शायद कायदे से नमाज ना पढ़ी हो कभी, लेकिन वो फरासत ईमानी से लैस था। उसको एक बार कांग्रेस ने धोखा दिया सन 1937 में, उसके बाद पूरे मुल्क का ब्राह्मणी दिमाग मिलकर भी उसको धोखा नहीं दे सका। उसी तरह अभी वो, मुझको तो नहीं नजर आता, हो सकता है कि बहुत बड़ा मुल्क है, हो सकता है कुछ लोग हों फरासत ईमानी वाले, मुझको तो अभी कोई नजर। आपको जिन्ना में खूबियां नजर आती हैं? जिन्ना में खूबी सिर्फ फरासत मोमिन की। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये, क्या आप भी ये बात कहते रहे हैं कि, एक मिनट, मैं फरासत मोमिन की एक मिसाल दे दूं कि शिमला कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ये चाहती थी कि हिंदुओं का सारा हिस्सा तुमको मिल ही जाए, मुसलमानों के हिस्से की कम से कम लास्ट में एक सीट मिल जाए। तो गांधी जी ने जिन्ना से कहा कि एक सीट पर मान जाओ। तो गांधी ने कहा कि आखिर अबुल कलाम आज़ाद तुमसे बड़ा मुसलमान हो सकता है, तुमसे बेहतर मुसलमान है। तो जिन्ना ने जवाब दिया कि बेहतर मुसलमान होना एक अलग बात है, नुमाइंदगी एक अलग बात है। अबुल कलाम आज़ाद मुझसे बेहतर मुसलमान हो सकता है, लेकिन वो आपका नुमाइंदा है, आपका शो बॉय है, वो मुसलमानों का नुमाइंदा नहीं हो सकता। अब ये मामूली सी बात है, लेकिन अगर सोचिए तो आसमान की बुलंदियों तक जाती है। ठीक है, ये आपकी राय है, लेकिन सवाल ये है आज़मी साहब कि आप भी ये अक्सर कहते रहे हैं कि मोदी जी के आने के बाद मुल्क बहुत अच्छी दिशा में प्रोग्रेस कर रहा है, मुसलमानों की हर रोज़ तरक्की हो रही है डे बाई डे, जबकि मुसलमानों के तबका ये कहता है कि वो डरा हुआ है, दहशतज़दा है, खौफ है। क्या सच्चाई है? तरक्की है या खौफ है? एतमाद है या विश्वासघात है क्या? मैंने कब कहा कि मुसलमान तरक्की कर रहा है मोदी के आने के बाद? मैंने कभी नहीं कहा। मुल्क भी पीछे जा रहा है, और जब मुल्क पीछे जाएगा तो हिंदू भी पीछे जाएगा, मुसलमान भी पीछे जाएगा। चंद लोग हैं पूंजीपति, कारपोरेट, चंद क्या, 2 कारपोरेट परिवार तरक्की कर रहे हैं। 10-20 और हो सकते हैं, 150 और हो सकते हैं। पूरे मुल्क की दौलत वापस लाने के नाम पर जो आदमी आया था, उसके इक़्तिदार में मुल्क की दौलत 70 साल में जितना बाहर गई, उससे ज़्यादा 8 साल में गई। और अब तो आम पूंजीपति भी, जो ज़्यादातर हिंदू है, अपनी पूंजी समेट के भाग रहा है। दुबई भाग रहा है, लंदन भाग रहा है, अमेरिका भाग रहा है, कनाडा भाग रहा है, ऑस्ट्रेलिया भाग रहा है। तो जब सारे पूंजीपति भाग जाएंगे, जब सारी पूंजी चली जाएगी, हमारे पास बचेगा क्या? अच्छा आज़मी साहब, ब्रीफ में बताएं कि 2024 का जो चुनाव है, आपको क्या लगता है? आपने कई आर्टिकल्स लिख करके मोदी सरकार का इसमें विरोध भी किया है। देखिए, मैं मोदी सरकार का विरोधी हूँ, लेकिन एक कदीम फरीदीवादी, एक कदीम अम्बेडकरवादी और एक कदीम सोशलिस्ट होने के नाते हूँ। जिस तरह आम मुसलमान विरोधी है जिस वजूहात से, उन वजूहात से मैं मोदी का विरोधी बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन मुल्क जब तरक्की करेगा तो मुसलमान भी तरक्की करेगा। मुल्क में सूखा पड़ेगा तो मुसलमानों के लिए नहीं पड़ेगा, सबके लिए पड़ेगा। बारिश होगी सबके लिए होगी। तो इसलिए मुल्क की जो तनज़्ज़ुली हो रही है माशी तौर पर, आर्थिक मैदान में बैंक दिवालिये हो रहे हैं, बैंकों का NPA ख़त्म किया जा रहा है, पूंजीपतियों के कर्जे माफ़ किए जा रहे हैं, किसानों का कर्जा माफ़ करते हुए उसी सरकार जो 10-20 लाख करोड़ पूंजीपतियों को माफ़ कर चुकी है, वो लाख 2 लाख करोड़ किसानों का कर्जा नहीं माफ़ कर पा रही है। तो 24 में मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, न मेरा कभी ये दावा रहा है, लेकिन मेरा ये अंदाज़ा है कि यूपी के बारे को अलग कर दिया जाए तो बाकी मुल्क में मोदी जी हार रहे हैं। यूपी में अगर मोदी विरोधी ताकतें ये समझ लें कि यूपी में बीजेपी की इतनी लंबी छलांग की वजह क्या है,
तो यूपी में भी हार जाएंगे। लेकिन अगर उस वजह को न समझ सके, सिर्फ ये जोड़ते रहे कि पिछले चुनाव में किसको कितना वोट मिला, तो ये मान लें कि 50% वोटर किसी हालत में अखिलेश यादव को सियासी ताकत के तौर पर देखना पसंद नहीं करता। 20% मुसलमान और 9% यादव अखिलेश यादव का कुछ नहीं कर सकते। मुसलमान भी अब छोड़ चुका है। लेकिन अगर कोई ऐसा गठबंधन बना जिससे ये लगा कि अखिलेश यादव यूपी में मुसल्लत हो सकता है, तो बीजेपी यूपी में इतनी बड़ी जीत जीत जाएगी कि बाकी मुल्क की हार हो सकता है कि फीकी पड़ जाए।